नमस्कार। किताब उत्सव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। यद्यपि आज इस उत्सव का आखिरी दिन है, परंतु मुझे लगता है कि कुछ यात्राएं कभी खत्म नहीं होती, बल्कि ये जहाँ से समाप्त होती है वहां से सृजना की कई यात्राएं आरंभ हो जाती हैं। मुक्तिबोध जी ने एक जगह लिखा है, मुक्ति अकेले में अकेले को नहीं हो सकती, मुक्ति अकेले में अकेले की नहीं हो सकती, मुक्ति अकेले में अकेले को नहीं मिलती। जब तक मेरा दिया तुम किसी और को नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी मुक्ति ही नहीं। मुझे लगता है कि किताब उत्सव इसी उद्देश्य से महेश्वरी जी द्वारा शुरू किया गया है और इस माध्यम से ये स्वयं तो मुक्ति के लिए प्रयासरत है, जो बहुत सी सर्जक हृदयों को भी ये मुक्त कर रहे हैं। आज जो हमारा पहला सत्र है वो है कृतित्व स्मरण का, और इसमें हम महान साहित्यकार श्री भगवत रावत जी को याद कर रहे हैं। मैं आज के इस सत्र के वक्ताओं को और रचना पाठ जो करने वाले हैं हमारे साथी, उनको मंच पर आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री राजेश शर्मा जी को। राजेश शर्मा जी कृपया मंच पर आए। साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ प्रज्ञा रावत जी को। हमारे आज की रचना पाठ के अंतर्गत जो कवि और हमारे श्री हेमंत देवलेकर जी आए, मैं निवेदन करूंगी मौलवी जी से, कौशिक सक्सेना जी, और साथ ही अंश पायल सिन्हा जी, आप भी मंच पर आमंत्रित हैं सादर। मैंने कहा कि ये यात्रा जो है ये मुक्ति प्राप्त करने की यात्रा है एक तरह से, और इस यात्रा में मध्य प्रदेश की अपनी एक विशेष स्थिति रही है। हम जानते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से तो मध्य प्रदेश देश का हृदय है ही, सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से ही ये देश का हृदय हार है। कला का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो संगीत, वादन, सांस्कृतिक नृत्य, चित्रकारिता या रंगकर्म, मध्य प्रदेश ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय फलक पर विशेष योगदान दिया है। और यदि हम साहित्य की बात करें तो मुझे लगता है कि ये गर्व करने योग्य होगा। यहाँ पर जो परंपरा भृतहरि, कालिदास और बाणभट्ट जी से शुरू हुई है, हम देखते हैं कि वो शरद जोशी और हरिशंकर परसाई जी तक अनवरत चली आई है। काव्य के क्षेत्र में यहाँ हम देखें कि जागनिक जी और सिंगा जी जैसे भट्ट कवि हैं, तो वहीं बालकृष्ण शर्मा, नवीन माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे ओजस्वी कवि भी यहाँ रहे हैं। एक तरफ हमारे पास हमारे साथ मिश्र और मुक्तिबोध जैसे प्रगतिवादी कवि हैं, तो हम आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजेश जोशी जैसे कवि भी हमारे बीच हैं। और मुझे लगता है कि समृद्ध परंपरा में एक बहुत बड़ा नाम है श्री भगवत रावत जी, जिन्हें हम आज याद कर रहे हैं, उनका रचना पाठ करेंगे, उन पर हमारे जो प्रबुद्ध वक्ता है वो अपने विचार प्रकट करेंगे। आइए हम पहले कुछ परिचय प्राप्त करें श्री भगवत रावत जी का। भगवत रावत जी का जन्म 13 सितंबर 1939 को टहलका टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। भगवत रावत की शिक्षा MA BEd है। 1983 से 1984 तक हिंदी के रीडर पद पर कार्य करने के बाद 2 वर्ष तक मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के संचालक रहे हैं। 1998 से 2001 तक क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में हिंदी के प्रोफेसर तथा समाज विज्ञान और मानवीय की शिक्षा विभाग के अध्यक्ष रहे। भगवत रावत जी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश परिषद के निदेशक भी रहे एवं मासिक पत्रिका साक्षात्कार का संपादन भी इन्होंने किया है। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें, कविता संग्रह है समुद्र के बारे में, दी हुई दुनिया, हुआ कुछ इस तरह, सुनो हीरामन, सच पूछो तो, बित कथा, हमने उनके घर देखे, ऐसी कैसी नींद, निर्वाचित कविताएं। एक इनका आलोचनात्मक पुस्तक भी है, कविता का दूसरा पाठ। यदि हम सम्मानों और पुरस्कारों की श्रृंखला देखें तो वह भी बड़ी है। दुष्यंत कुमार पुरस्कार,
वागीश्वरी पुरस्कार, साहित्य शिखर सम्मान, भवभूति अलंकरण सम्मान। भगवत राउत जी का निधन यद्यपि 25 मई 2012 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ, परंतु मैं समझती हूँ कि आज अपनी रचनाओं के माध्यम से हम सबके बीच हैं और हमेशा रहेंगे। रचना पाठ की श्रृंखला में जो हमारे बीच हैं, सबसे पहले श्री हेमंत देवलकर जी आएंगे। और हेमंत देवलकर जी के बारे में हम सब जानते हैं कि वो एक समर्पित रंगकर्मी और कवि हैं, और जो इनका जो समर्पण है वो केवल विचारों तक नहीं है, बल्कि वो जीवन में भी उसे जीते हैं। और मुझे लगता है कि उनको देख कर ही हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। हेमंत जी हमारे बीच हैं और आज वो कुछ कविताएं पढ़ेंगे भगवत जी की। हेमंत जी इसके अतिरिक्त, जैसे मैंने कहा बोला कि वो सक्रिय रंगकर्मी है, विहान ड्रामा वर्ष के साथ जुड़े हुए हैं, अभिनय, गीत लेखन, संगीत के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। इनका एक काव्य संग्रह जो है वो गुलमतई के नाम से आया, जो कि चर्चा में रहा। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री देवलकर जी को कि वे आए और कुछ कविताओं के माध्यम से भगवत जी को एक बार पुनः जीवन करें। भगवत जी की कविताओं को पढ़ने का मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं प्रज्ञा जी का बहुत तहे दिल से आभारी हूँ, कभी आभारी हूँ। भगवत जी की कविताओं से गुजरते हुए मैंने महसूस किया कि जीवन की उम्मीदें, तमाम सुख दुख जीवन की एकदम अपनी भाषा में व्यक्त हुए हैं, एकदम बोलचाल की भाषा में आपके सामने कुछ कविताएं पढ़ने की कोशिश करूँ। पहली कविता है करुणा। सूरज के ताप में कहीं कोई कमी नहीं, सूरज के ताप में कहीं कोई कमी नहीं, न चंद्रमा की ठंडक में, लेकिन हवा और पानी में जरूर कुछ ऐसा हुआ है कि दुनिया में करुणा की कमी पड़ गई। इतनी कम पड़ गई है करुणा कि बर्फ पिघल नहीं रही, नदियां बह नहीं रही, झरने झर नहीं रहे, चिड़िया गा नहीं रही, गायें रंभा नहीं रही। कहीं पानी का कोई ऐसा पारदर्शी टुकड़ा नहीं कि आदमी उसमें अपना चेहरा देख सके। कहीं पानी का कोई ऐसा पारदर्शी टुकड़ा नहीं कि आदमी उसमें अपना चेहरा देख सके और उसमें तैरते बादल के टुकड़े से उसे धो पहुंच सके। दरअसल पानी से होकर देखो तभी दुनिया पानीदार रहती है। दरअसल पानी से होकर देखो तभी दुनिया पानीदार रहती है, उसमें पानी के गुण समा जाते हैं, वरना कोरी आंखों से कौन कितना देख पाता है। पता नहीं आने वाले लोगों को दुनिया कैसी चाहिए, पता नहीं आने वाले लोगों को दुनिया कैसी चाहिए, कैसी हवा, कैसा पानी चाहिए, पर इतना तो तय है कि इस समय दुनिया को ढेर सारी करुणा चाहिए। पर इतना तो तय है कि इस समय दुनिया को ढेर सारी करुणा चाहिए। अगली कविता है सच पूछो। एक ऐसी जगह खोजता रहा जीवन भर जहां बैठकर बेफिक्री से लिख पाता। एक ऐसी जगह खोजता रहा जीवन भर जहां बैठकर बेफिक्री से लिख पाता एक नाम, और कोई ये न पूछता कि किसका नाम है। हरदम चक्कर खाते 24 घंटों में से इतना सा समय चाहिए था। हरदम चक्कर खाते 24 घंटों में से इतना सा समय चाहिए था मुझे, जिसे आसानी से छिपा कर रख लेता अपनी जेब में, और कोई ये न पूछता उसे मैंने कैसे किया खर्च। भाषा से पटी पड़ी दुनिया में कुछ ऐसे शब्द चाहिए थे मुझे, जिन्हें किसी अबोध लड़की के हाथों गोबर लिपि जमीन पर चौक की तरह फूल देता। भाषा से पटी पड़ी दुनिया में कुछ ऐसे शब्द चाहिए थे मुझे, जिन्हें किसी अबोध लड़की के हाथों गोबर लिपि जमीन पर चौक की तरह फूल देता, और कोई ये न पूछता
इसका है क्या अर्थ? सच पूछो तो इतने से कामों के लिए आया था पृथ्वी पर। सच पूछो तो इतने से कामों के लिए आया था पृथ्वी पर, और भागता रहा यहां से वहां। अगली कविता है, न जाने कब से, न जाने कब से मिलना चाह रहा हूं एक आदमी से। न जाने कब से मिलना चाह रहा हूं एक आदमी से, जिससे मिलते ही गले लगने पर दोनों की कमीज की जेब में रखे चश्मों के फ्रेम दब कर सचमुच टूट जाए। न जाने कब से मिलना चाह रहा हूं उस एक आदमी से, जिससे मिलते ही गले लगने पर दोनों की कमीज की जेब में रखे चश्मों के फ्रेम दब कर सचमुच टूट जाएंगे। बातें करते करते बीत जाएगी सारी रात, और खाना रखा रखा ठंडा हो जाएगा। न जाने कब से लिखना चाह रहा हूं एक लंबी चिट्ठी, जिसका कोई ओर छोर नहीं होगा। न जाने क्या क्या नहीं लिखा होगा उसमें, और अंत में कुछ भी न लिख पाने का अफसोस लिखा होगा। न जाने कब से जाना चाह रहा हूं एक ऐसी जगह, जहां पहुंचते ही बोल पड़े सारी जगह, अच्छा हुआ तुम आ गए। बड़ी देर लगा दी, पर अच्छा हुआ तुम आ गए। अगली कविता है, लौटना। लौटना। दिन भर की थकान के बाद घरों की तरफ लौटते हुए लोग भले लगते हैं। दिन भर की थकान के बाद घरों की तरफ लौटते हुए लोग भले लगते हैं। दिन भर की उड़ान के बाद घोंसलों की तरफ लौटती चिड़ियां सुहानी लगती है। लेकिन जब धर्म की तरफ लौटते हैं लोग, इतिहास की तरफ लौटते हैं लोग, तो वे ही धर्म और इतिहास के हत्यारे बन जाते हैं। लेकिन जब धर्म की तरफ लौटते हैं लोग, इतिहास की तरफ लौटते हैं लोग, तो वे ही धर्म और इतिहास के हत्यारे बन जाते हैं। ऐसे समय में सबसे ज्यादा दुखी और परेशान होते हैं सिर्फ घरों की तरफ लौटते हुए लोग, घोंसलों की तरफ लौटती हुई चिड़िया। तीन कविता अपशकुन के खिलाफ। जिन्हें पैदल चलते लोगों के बीच, जिन्हें पैदल चलते लोगों के बीच भीड़ भरे सब्जी बाजार से निकलना अच्छा न लगता हो, वे नहीं चले मेरे साथ। जिन्हें पैदल चलते लोगों के बीच भीड़ भरे सब्जी बाजार से निकलना अच्छा न लगता हो, वे नहीं चले मेरे साथ। जिन्हें पैदल चलते लोगों के बीच भीड़ भरे सब्जी बाजार से निकलना अच्छा न लगता हो, वे नहीं चले मेरे साथ। जो अपना हाथ मरे हुए चूहे जैसा जेब से निकाल कर आगे बढ़ाते हों, वे नहीं मिलाए मुझसे हाथ। जो अपना हाथ मरे हुए चूहे जैसा जेब से निकाल कर आगे बढ़ाते हों, वे नहीं मिलाए मुझसे हाथ। मैं दुनिया के बहुत जरूरी कामों से निकला, मैं दुनिया के बहुत जरूरी कामों से निकला हूं। अपने आगे आगे दौड़ते हुए तमाम बच्चों को स्कूल बस में बिठाने जा रहा हूं। मैं नहीं चाहता सुबह सुबह मेरे साथ कोई अपशकुन। कलयुग में जब, कलयुग में जब, कलयुग में जब दिखाई देने लगे जगह जगह तिलकधारी सतयुगी से चेहरे, कलयुग में जब दिखाई देने लगे जगह जगह तिलकधारी सतयुगी से चेहरे, तो ये नहीं समझना चाहिए कि सतयुग आ रहा है। इसी तरह जब धर्म से ज्यादा फहराने लगे धर्म की ध्वजाएं, तो समझना ये चाहिए कि अब सचमुच धर्म रसातल में जा रहा है। जब कट्टर और कठोर अचानक दिखने लगे सहृदय, उदार,
मनुष्यता और मानवता के पक्ष में करने लगे कुछ ज्यादा ही तत्सम भाषा का व्यवहार, तो समझ लेना चाहिए कोई न कोई नया हथियार बनाया जा रहा है। बाजार में खरीदी हुई चीजों के साथ जब दिए जाने लगे खूबसूरत आकर्षक उपहार, तो रुक कर सोचना चाहिए कि अब आपको किस विधि से ठगा जा रहा है। जब राजा दिखाई देने लगे कुछ अधिक भावुक, गुणग्राहक, कलावंत, जब राजा दिखाई देने लगे कुछ अधिक भावुक, गुणग्राहक, कलावंत और घर घर में होने लगे उसकी उदारता का प्रचार, तब तो समझ ही जाना चाहिए कि कोई जघन्य अपराध छिपाया जा रहा है। तब तो समझ ही जाना चाहिए कि कोई जघन्य अपराध छिपाया जा रहा है। दोस्तों, चेहरे पर मूंछें ही सब कुछ नहीं है। चेहरों पर टूटी कुटिल शराफत और हिंसक विनम्र मुद्रा से ही पता लगा लेना चाहिए कि हिटलर अभी मरा नहीं, जिंदा है और बाकायदा वापस आ रहा। उपदेश देना मेरा उद्देश्य नहीं, उपदेश देना मेरा उद्देश्य नहीं। मैं तो अपने कुछ सच्चे धर्मप्राण मित्रों से कहना चाहता हूं कि मैं भी नहीं, आप भी गहरे संकट में हैं और वो दिन ब दिन गहरा हो जाएगा। अंतिम कविता के रूप में स्त्री पुरुष। स्त्री पुरुष मिलते हैं जब बीच की सारी दुनिया हवा हो जाती। स्त्री पुरुष मिलते हैं जब बीच की सारी दुनिया हवा हो जाती है। नीला आकाश में कसा कसमसाता समुद्र, देहाकार में बंधा पछाड़े खाता निराकार। नीला आकाश में कसा कसमसाता समुद्र, देहाकार में बंधा पछाड़े खाता निराकार। न सूरज निकलता है न चांद, न सूरज निकलता है न चांद, न तारे टिमटिमाते, सिर्फ बिजली कड़कती है लगातार, सिर्फ बारिश ही बारिश अटूट था। स्त्री पुरुष जब मिलते हैं, स्त्री पुरुष मिलते हैं जब बीच की सारी दुनिया हवा हो जाती है। नीला आकाश में कसा कसमसाता समुद्र, देहाकार में बंधा पछाड़े खाता निराकार। न सूरज निकलता है न चांद, न तारे टिमटिमाते, सिर्फ बिजली कड़कती है लगातार, सिर्फ बारिश ही बारिश अटूट था। बारिश समुद्र का शांत होना, बारिश का थमना, समुद्र का शांत होना, सूरज और चांद का निकल आना, तारों का अपनी अपनी जगह से झांकना, दुनिया का सपने से जाग उठना, दोनों को दो किनारों पर लगा दो। फिर इसके बाद अपनी अपनी जगह से सब कुछ नए सिरे से रचकर जीवन में सिद्ध करना इतना कठिन होता है कि जीवन गुजर जाता है और बदल कितने सुंदर शब्द। ऐसा लगता है कि लिखकर शब्द खर्च नहीं है, बल्कि बहुत सारे अर्थ अर्जित कर लिए। हमारे बीच हैं श्री अंश पायल सिन्हा जी। ये प्रख्यात रंग निर्देशक श्री अलख नंदन जी के सुपुत्र हैं। स्वर में थिएटर करते हैं। अभी हाल ही में केबीसी की एक प्रोमो फिल्म इन्होंने की है जिसमें ये शिक्षक बने हैं और चर्चा में रहे। मैं आमंत्रित करती हूँ अंश जी को कि आए और कुछ और रचनाओं के द्वारा भगवत जी को याद करें। सबसे पहले तो राजकमल प्रकाशन और प्रज्ञा रावत जी का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे कार्यक्रम करने के लिए आमंत्रित किया। और शायद भगवत रावत जी से एक घनिष्ठ रिश्ता रहा है, जिस वजह से उनकी कविताओं के लिए आमंत्रित किया गया। और कहीं ना कहीं मैं एक कवि के रूप में उन्हें बहुत बाद में जानता हूँ, पहले एक इंसान के रूप में जानता हूँ। और उनका इंसान होना जो उनकी कविताओं में झलकता है, कुछ ऐसी कविताएं छाई हुई और उसकी पर्सन
दुनिया की आपाधापी से बच बचाकर बड़ी मुश्किल से पहुंचती हैं आपके पास कविता। उनसे हड़बड़ी में ना मिले, कम से कम अपना पसीना सुखा सके इतना समय उन्हें दे, उन्हें बस इतना अपना भूलेंगे दे कि वो आपसे बातचीत किए बिना वापस हो। दिल्ली सीरीज की एक सप्ताह में से दिल्ली सीरीज की एक कविता पढ़ रहा हूँ जो कि भोपाल के बारे में है। भोपाल के नामों निशानों को बाकायदा मिटाया जा रहा है। एक एक करके भोपाल को धकेला जा रहा है भोपाल से बाहर। अपने पूरे हो हल्ले के साथ घुसी आ रही है दिल्ली भोपाल में। वो तो गनीमत है कि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई की तर्ज पर बदला नहीं गया है अभी भोपाल का नाम। अब किसको पुकारूं, कैसे पुकारूं कि भोपाल वासियों सावधान, भोपाल हुआ जा रहा है दिल्ली। अगली कविता देसी पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ लोग हैं जरूर जो इस पृथ्वी को अपनी पीठ पर कछप्पों की तरह धारण किए हुए बचाए हुए हैं उसे अपने ही नरक में डूबने से। वे लोग हैं और बेहद नामालूम घरों में रहते हैं, इतने नामालूम कि उनका पता ठीक ठाक बता नहीं सकता। उनके अपने नाम हैं लेकिन वे इतने साधारण हैं और इतने आम सहन हैं कि किसी को उनके नाम सही याद नहीं है। उनके अपने चेहरे, लेकिन वे एक दूसरे में इतने घुले मिले रहते हैं कि उन्हें कोई देखते ही पहचान नहीं पाता। वे हैं और इसी पृथ्वी पर, और ये पृथ्वी उन्हीं की पीठ पर टिकी हुई है। और सबसे मजेदार बात ये कि उन्हें रत्ती भर भी अंदेशा नहीं कि उन्हीं की पीठ पर टिकी हुई ये पृथ्वी। आखिर में सुनो हीरामन सीरीज की अंतिम कविता प्रस्तुत कर रहा हूं जो निजी रूप से मुझे बेहद पसंद है। समापन। आओ हीरामन, आओ हीरामन, इतने गुमसुम क्यों? कुछ तो कब बरसाओ हीरामन। तुमने जब अपने बैलों पर हाथ उठाया क्या बोली थी हीराबाई? क्या कहकर बरजा था तुमको? ठीक उस समय भी क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? हीराबाई के उस मन का उसको मर्म बताओ हीरामन। बैठो, अपना हाल बताओ। कितने दिनों बाद भेटे हो, सब कुछ कितना बदल गया। संगी साथी बिखर गए, कोई तो मुंह मोड़ गया, कोई बीच में छोड़ गया। बाकी जो इक्के दुक्के हैं सबका अपना अपना भाषा है, सबका बात अलग पकता है। वो बातें कहाँ नहीं ना बन। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस कल की रात भी विकट था, लगता था कल सुबह न हो। वैसे कितनी रातें हैं। आओ हीरामन, आओ हीरामन, इतने गुमसुम क्यों हो? तो गप बरसाओ हीरामन। तुमने जो अपने बैलों पर हाथ उठाया क्या बोली थी हीराबाई?
क्या कहकर बच जाता तुमको? ठीक उस समय भी क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? हीराबाई के उस मन का तुम मन बताओ हीरामन। बैठो अपना हाल बताओ, कितने दिनों बाद भेटे हो। बैठो अपना हाल बताओ, कितने दिनों बाद भेटे हो। सब कुछ कितना बदल गया, संगी साथी बिखर गए हैं। तुम तो मुंह मोड़ गया, कोई बीच में छोड़ गया। बाकी जो इक्के तुक्के हैं, सबका अलग अलग भाषा है, सबका भात अलग पकता है। अब वो बातें कहाँ हीरामन? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस कल की रात भी निकल पाई, लगता था बस कल। वैसे कितनी रातें आई, मैंने कभी न हिम्मत, पर कल की रात पड़ गई कल। बस तुम थे हिम्मत के साथी, तुमसे ही तो कहा रात भर आंसू में भर जाओ हीरामन। मैं भी क्या दुखा ले बैठा, भरा हुआ मन कह बैठा, चलो उठे, चलो उठो, चलकर कुछ खाएं, लोटा भरकर चाय बनाएं। चलो किसी के घर हो, अब सोते में किसे जगाएं? तुम भी शायद थके हुए हो, आज यही सुस्ताओ हीरामन। सुनो हीरामन, अगर किसी दिन हीरामनों का ही मेला हो, एक जगह सब मिलकर खाएं। सुनो हीरामन, अगर किसी दिन हीरामनों का ही मेला हो, एक जगह सब मिलकर खाएं, एक रात सब मिलकर जागे, एक रात सब मिलकर सोचे, दुनिया भर के सभी हीरामन एक रात सब मिलकर नाचे, एक रात सब मिलकर गाएं। हीराबाई तो इन सबको देख कर मुंह में पल्लू दबा दबा हंस हंस कर गूंगर हो जाएगी। ऐसा अद्भुत समा रहेगा। तो फिर मुंह क्या देख रहे हो? गाओ गाओ, मिलकर गाओ। चलत मुसाफिर मोहलिया रे, पिंजरे बागी दुनिया। धन्यवाद। एक बार पुनः धन्यवाद राजकुमार प्रकाशन को और प्रज्ञा दीदी को। और सॉरी, वो फोन बीच में जो बजा तो दूर हो गया थोड़ा, उसके लिए मैं सॉरी। धन्यवाद। और यदि प्रत्येक काव्य रचना लेखक का स्वयं को पाने का प्रयास है, तो हम समझ सकते हैं कि इन रचनाओं के माध्यम से भगवत जी वास्तव में कितने बहुआयामी चरित्र के धनी रहे हैं। इस श्रृंखला में हमारे बीच अगली रचना पाठ करता है मौलश्री सक्सेना जी। इन्होंने छोटी उम्र में बहुत से बड़े काम किए हैं। साहित्य, रंगमंच और शोध में इनकी रुचि है, निरंतर सक्रिय रहती है। अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर है और वर्तमान में उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल में अंग्रेजी साहित्य व रंगमंच में डॉक्टर ज्ञान सिंह गौतम के मार्गदर्शन में शोधार्थी एवं जूनियर रिसर्च फेलो के रूप में कार्यरत हैं। बिहाइंड ड्रामा वर्क्स में भी ये सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा आयोजित महफिल जश्न उर्दू में इन्होंने संचालन का कार्य किया है और इसी तरह आईसिक समूह द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भी समन्वय का कार्य किया है। मैं आमंत्रित करूंगी मौलश्री जी को कि आए और रचना पाठ करके हम सबको पुनः आह्लादित करें। शुक्रिया कृति मैम इतनी सुंदर परिचय के लिए। आप सभी को नमस्कार। मेरा मंच पर आसी विभूजन और सभा में उपस्थित सभी विभूजनों को मेरा सादर प्रणाम। राजकुमार प्रकाशन समूह, अशोक सर और प्रज्ञा मैम, आपका बहुत बहुत आभार।
जब हमें पता चला कि हमें भगवत रावत जी की कविताओं का रचना पाठ करना है, तो जिस तरीके से हम एक बोल सकते हैं, जिस तरीके से एक हमने कोर्स लिया था, क्रैश कोर्स, उससे हमारे जीवन दर्शन, एक दुनिया के प्रति जो दर्शन है, उसमें एक अलग तरह की चिंगारी आई है। और वो शायद जब हेमंत दादा कविताएं पढ़ रहे थे तो वो चिंगारी फिर से महसूस हो रही थी बार बार इस तरीके से कितने अलग चश्मे से देखते थे दुनिया को भगवत रावत जी। पहली कविता जो मैं उनकी पढ़ना चाहूंगी आपके सामने, वो है देश एक राग है। कविता काफी लंबी है, तो इसके कुछ हिस्से ही हम आज यहाँ सुनेंगे। देश एक राग है। इस बार 26 जनवरी पर मैं देश के नाम संदेश देना चाहता था, राष्ट्र के नाम नहीं, देश के नाम। जानता हूं ऐसे संदेश केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समय समय पर देते हैं, जो राष्ट्र के नाम प्रसारित किए जाते हैं। इन संदेशों की कोई विवशता होगी तभी तो उनकी भाषा ऐसी तयशुदा होती है कि उनमें कहीं कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, ना कहीं कोई मार नहीं, स्पर्श। देश एक राग है, सुवासित सुभाषित सा फैलता हुआ धीरे धीरे स्नेह तरंगों की तरह बाहर से भीतर तक, भीतर से बाहर तक स्वयं अपनी सीमाएं लांघता, सुगंधित मंद मंद पवन की तरह सारी दुनिया को शीतल करता, धीरे धीरे सारी दुनिया का हिस्सा हो जाता है। कितना भी पुराना और पवित्र रहा हो राष्ट्र शब्द का इतिहास, पर आज पता नहीं क्यों बार बार ये शब्द एक भारी भरकम बनाई गई ऐसी अस्वाभाविक डरावनी आवाज लगता है, जो सत्ता और शक्ति के अहंकार में न जाने किसको ललकारने के लिए उपजी है। अपना बिगुल खुद बजाती, जिससे एक ही शब्द ध्वनित होता सुनाई देता है, सावधान सावधान सावधान। अपने ही भारत देश के बारे में सोचकर देखिए कि भारत में महाभारत कभी नहीं होता। भारत में महाभारत कुछ अटपटा नहीं लगा आपको? और क्या ध्वनि निकलती है इस वाक्य से? सत्ता के आतंक, दम, हिंसा और युद्ध के अलावा जिस जिस शब्द से जुड़ा ये महाउत्सर्ग, शब्द की सूरत बदल कर रखती है। उदाहरण देने से क्या लाभ, आप ही जोड़कर देख लें सीधे साधे शब्दों के आगे ये उत्सर्ग। मैं किसी शब्द और नाम का अपमान नहीं कर रहा हूं, और महाभारत जैसे आदि ग्रंथ का तो बिल्कुल नहीं। वो ना लिखा गया होता तो युद्ध की विभीषिका और निरर्थकता का कैसे पता चलता? कैसे पता चलता कि युद्ध में हार ही हार होती है, कोई जीतता नहीं। राष्ट्र ही सर्वोपरि है, तो एक ही राष्ट्र के भीतर कई राष्ट्रीयताओं की धारणा से आज भी मुक्त नहीं हुए आप। व्यर्थ गई हजारों वर्षों की यात्रा आपकी, बर्बर तंत्र से प्रजातंत्र तक की। तो फिर जाइए वापस अपने अपने राष्ट्रों में, लौट जाइए अंधेरी खाइयों गुफाओं में। यही तो चाहते हैं आज भी नए चेहरों वाले आपके पुराने विस्तारवादी माई बाप, जो कभी मिशन का सिद्धांत लेकर आए थे और बढ़ाते रहे अपना साम्राज्य। इतने वर्षों की दास्ता से कुछ सबक नहीं सीखा आपने। धर्म के नाम पर बांटा गया, खुशी खुशी बढ़ गए। भाषाओं के नाम पर अलग अलग किया गया, अलग अलग हो लिए। अब अपनी अपनी जातियों के नाम पर भी बना लीजिए अपने अपने अलग अलग राष्ट्र। और अब इस बार डूबे तो कोई किसी को नहीं बचा पाएगा। ये मानसिकता देश की बहुरंगी संस्कृति को पहले राष्ट्र की संस्कृति कहकर इकरा बनाती है, फिर देश को एक तरफ फेंक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा लगाती है। मैं किसकी कसम खाऊं, मुझे भाषा के किसी शब्द से चिढ़ नहीं है। चिढ़ है तो उस मानसिकता से जो शब्दों को मनुष्य के विरुद्ध खड़ा कर देती है, जो सिर्फ मनुष्य को दिए गए नामों से पहचानती है, उनकी जातियों से पहचानती है, उनके रंगों से पहचानती है, और उनकी भाषा में कभी दिए गए ईश्वर के नाम के लिए उनके अलग अलग शब्दों को से पहचानती है। इस सब के बाद भी
आपको अपना राष्ट्र मुबारक। मुझे तो अपना देश चाहिए। आपको 21 तोपों की सलामी मुबारक। मुझे आसमान में मेरा लहराता तिरंगा चाहिए। बुरा लगा हो तो माफ करना। मैं तो अपने लोकतंत्र में अपनी छोटी सी नागरिक इच्छा पूरी करना चाहता था कि इस बार 26 जनवरी पर मैं देश के नाम संदेश देना चाहता था। शुक्रिया। दूसरी कविता भगवत रावत जी की, बचा रहेगा। विलीन होते होते भी आकाश में फिर लौट आता है जीवन क्षितिज पर। जाते जाते भी झांक झांक जाता है धरती की हरी भरी गोद की तरफ। फिर लौटती हैं उखड़ती हुई सांसें। घुलती है ताजी हवा में प्राण वायु बनने के लिए। डूबते डूबते भी फिर लौटती है रोशनी आंखों में। और एक बार दुनिया को जी भरकर देखने के लिए। धरी रह जाएंगी सारी घृणाएं, कटुताएं। जलकर राख हो जाएंगी रस्सी की तरह ऐठी हुई सारी की सारी ईर्ष्याएं, अहमन्यता। बचा रहेगा सिर्फ प्यार के लिए पछाड़े खाता, उठता गिरता स्थितियों का समुद्र। और आज मेरी तरफ से भगवत रावत जी की अंतिम कविता का रचनाकार पौरुष गाथा। वे बरगद के वृक्ष नहीं थे लेकिन उन्होंने अपनी रक्षा के लिए अपनी स्त्रियों से बरगद के चारों ओर बंधाया कच्चे सूत का धागा। उस पर चढ़वाए पकवान, अगरबत्तियां जलवाकर उसकी पूजा करवाई। और इस तरह वे पुरुष हुए। अपने भय को छिपाने के लिए उन्होंने पीपल के बजते बोलते वृक्ष को पूजा, उस पर सिंदूर लगाया, अपना माथा टेका और शाम के झुटपुटे में अपने कांपते हाथों से भय भगाने को जलाया दीपक। और इस तरह वे पुरुष हुए। उन्होंने बरगद पर बैठाया देवताओं को, भूत प्रेतों को पीपल पर बैठाया। उन्होंने बरगद पर बैठाया देवताओं को, भूत प्रेतों को पीपल पर बैठाया। फल वाले सारे वृक्षों को बंदी बनाया और शेष वृक्षों को उनके हाल पर उन्हें कटने मरने छोड़ दिया। और फिर एक बार और इस तरह वे पुरुष हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद कौशिक जी। सभी ने आज रचना पाठ सुना और हमने देखा कि कितना वृहद फलक है भगवत जी का। जब हमारी को छोटी कविताएं, दूसरी और लंबी कविताएं, कुछ कविताएं जो बिल्कुल कोमल भावनाओं से सिक्त है, तो कुछ योग बोध से संतृप्त है। और आज हमारे बीच है प्रज्ञा रावत जी, श्री राजेंद्र शर्मा जी, जो कि वक्ता के रूप में आज उपस्थित है। और कुछ ऐसे पक्ष जो कि साहित्यिक जगत से परे और साथ में कृतियों पर भी चर्चा, ऐसे कुछ विषयों को लेकर ये आज अपना वक्तव्य को यहाँ पर देंगे। आइए जानते हैं पहले प्रज्ञा रावत जी के बारे में थोड़ा सा। प्रज्ञा रावत जी का जन्म 2 दिसंबर 1961 झांसी में हुआ। बचपन से आज तक भोपाल में ही शिक्षा दीक्षा और जीवन यापन करती रही है। क्योंकि भगवत रावत जी जो है वो मैसूर रीजनल कॉलेज में स्थानांतरित हुए, अतः 1972 से 75 तक का समय इन्होंने वही व्यतीत किया। पिछले लगभग 10 वर्षों से लेखन में प्रवृत्त हैं। अभी तक साक्षात्कार, प्रगतिशील वसुधा, वागड़, नया ज्ञानोदय, परिकथा, शब्दयोग, देशज, अन्यथा, कथादेश, प्रेरणा, लम्ही, संगिनी, युद्धरथ आदि, राग भोपाली, समावर्तन, इतिहास बोध, रविवारी जन सप्ताह, नव भारत, नई दुनिया आदि पत्र पत्रिकाओं में कविताएं तथा लेख प्रकाशित हुए हैं। कुछ कविताएं पंजाबी व बांग्ला में अनुदित और प्रकाशित हुई हैं। थिएटर और गायन में भी गहरी रुचि रखती हैं। बड़े बेटे मल्हार के साथ एक लघु फिल्म समुद्र के बारे में का निर्माण किया है। साहित्य सुरभि अलंकरण और वागेश्वरी सम्मान प्राप्त है।
वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय महाविद्यालय बेनजीर में अंग्रेजी की प्रवक्ता है। चाहिए देवत्व पर इस आग को धर दूं कहाँ पर, चाहिए देवत्व पर इस आग को धर दूं कहाँ पर, कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूं कहाँ पर। आइए भैया जिनके लगभग बोर्ड में खेलते हम पड़े हुए जो हमारे एक ही थाली में पापा के साथ खाना खाते थे, और सामने बैठे हुए तमाम लोग जिन्होंने हमारे साथ एक वर्षा गुजारा, अशोक जी और राजकमल समूह के सभी लोग और मंच पर बैठे बच्चे, आज मुझे वाकई में बड़ा ही जरूरत मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं पापा का क्या बोलूँगी, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बोल पाना कभी कभी बहुत आसान होता है। दिन भर हम बोलते रहते हैं कि हम किताब के बारे में काफी कुछ लगते हैं, तो जैसे कि आप माइक पर आने वाले होते हैं एक अंदर मैं थोड़ी सी है जहाँ तक पिता की बात है तो आपसे क्योंकि राजेंद्र शर्मा जी मुझसे ज्यादा पिता है, इन्होंने वो चीज भी देखी है जो मैंने नहीं देखी होंगी। ये लोग एक इतना 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 लंबा अर्सा गुजारा है इन दोनों ने एक दूसरे के साथ, सत्संग की उसमें घरों में आधी रात को हमारे दोनों बेटे आपके कंधे पर बड़े हुए हैं, मल्हार और गुलाब और इनका चढ़े सबसे प्रिय बच्चे होते थे। तो ऐसा सब रहा है, तो आपके सामने बोलने की जो कुछ याद आता जाएगा बोलती जाऊंगी और मुझे बोलते हैं क्योंकि पिता के साथ भी हमारा ऐसा ही एसोसिएशन रहा है। मैं और भाई बड़ा ब्रदर निकल जाओ हम, ये मैं ऐसा मानती हूँ कि हम लोग लगभग एक साथ बड़े हुए हैं, पापा मम्मी और हम मैं निकोला करते एक साथ पले बड़े हैं। क्योंकि ये हुआ ये था कि पापा जब 17 साल के थे झांसी में BA करने में कॉलेज से, तो दादा ने एक दिन उनके पिता ने कहा कि हम तुम्हारी शादी तय करती है, तो वो अपने पिता से कुछ कह नहीं पाए, तो ये बात मुझे दादी ने बताई थी। छोटा सा पापा ने अपने पिता के बारे में हमारे सामने कभी कुछ नहीं बोला, ना पिता के सामने एक शब्द मुंह, हमने हमेशा अपने पिता को ऐसा ही देखा दादा के सामने, उनकी हिम्मत नहीं होती थी बोलते थे। तो हमारी अम्मा जो पिता की जबान है उनकी किस्सा सुनाया कि भंतु की शादी तय होगी, दादा ने कहा पापा को भंतु बोलते थे, उसका नाम भगत था, तो भंतु के लिए दादा ने कहा कि हम उनकी शादी तय करते, पापा डर गए। पापा ने कहा कि अम्मा अब मैं तो दादा से कुछ कह नहीं सकता हूँ, और मैंने धीरे से बोलने की कोशिश की अगर मैं पढ़ना है, तो उन्होंने हमारी कोई बात ही नहीं सुनी। तो अब हम ऐसा कर रहे हैं, हम शिब्बू के पास जा, शिब्बू चाचा उनके बहुत परम मित्र थे, वहां से वो उठे और बोले मेरी हिम्मत नहीं पापा के उनके सामने कुछ कहने की, आज रात में वहीं रुकूंगा। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत रावत ये अपने पिता के विरोध में जाऊंगी, मतलब बहुत बड़ा विरोध था एक तरह से, पर धीरे से बोले कि अम्मा आज नहीं आपको, लेकिन इतने डरते थे कि रात को गए, अम्मा आई रात को 12 बजे आई, बंतु दादा बुला, अम्मा बोलती है कि हमने बंतु को उनका डर के कभी नहीं देखा, तो बोल ही नहीं सकते थे। 70 साल की उम्र में शादी हुई, फिर आप जानते हैं जिस तरह से शादियाँ होती हैं और फिर जीवन में जिस तरह की जिम्मेदारियाँ आती हैं, इस तरह से आपका जीवन चलता है। हम लोग पैदा हो गए, इसके पहले कि उनको समझ पाते, मैं और मुकुल भैया तो पैदा ही हो चुके थे, हम अच्छे पैदा हो चुके थे, तो सब वो MA करने के लिए एक झांसी होगा, क्योंकि BA को पता था कि BA करने के बाद PG करना है तो 2 बार तो आना पड़ेगा उनको, और क्योंकि झांसी में BA तक ही था, वो साइंस पढ़ना चाहते थे। मैं यहाँ पर कैजुअल बात कर रही हूँ, जाने से बात नहीं करती, तो वहाँ उन्होंने छोड़ दिया शहर की से। मम्मी को बोला ट्रेन में बैठा है कि मैं जब जाऊँगा तब दादा को बता मैं चलती हूँ।
क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। पापा यहाँ आ गए, पीजी में एडमिशन लिया इन्होंने, और फिर एक नए शहर का जो है संघर्ष शुरू होता है। उस वक्त मध्य प्रदेश मतलब भोपाल एक नया समय, एक नई उसमें पहचान बना ही रहा था। हम जो तीसरे समय का विकास अब देख रहे हैं, ये तीसरे एक हमारे सामने, मेरे सामने ये थर्ड फेज ऑफ डेवलपमेंट है, काइंड ऑफ डेवलपमेंट जिसे हम देख रहे हैं टूटते हुए बनते हुए। पहला वही था कि पापा आए थे। तो खैर झांसी से भोपाल आते हुए उन्होंने प्राइमरी स्कूल की नौकरी की और उसके बाद पढ़ा, हमीदिया स्कूल में पढ़ाते थे, सरकारी स्कूल में ट्यूशन पढ़ते थे। रात भर उस जमाने में एक जिसमें काम भी करते थे, सिर्फ लगभग सोते तो नहीं थे और ट्यूशन करते थे। इस तरह से वो हम लोगों को पालते थे। तो मुझे अभी भी याद है जब आधी रात को साइकिल की कहीं से आवाज आती थी तो मैं समझ जाती थी कि बाबूजी, हम लोग तो बाबूजी कहते हैं, वो पुणे में कभी हैं। और मैं शुरू से शायद अपने पिता की बेटी थी, मैंने अपनी हर चीज अपने पिता से दी। उनका इंतजार करती थी, मैं आ गए तो पानी पिला दूँ। उनके आसपास जीवन के जितने प्रश्न मैंने अपने पिता के आसपास रह करके पाए हैं और या उनके उत्तर पाए हैं, ऐसा मैंने कही और मैं इतनी सहज कभी कहीं नहीं करी। खैर ये तो एक लंबा सिलसिला हो जाएगा, मैं उनकी कोई बायोग्राफिकल स्केच नहीं बताती, छोटी सी बात शुरुआत है किस तरह से वो भोपाल आए और यहाँ आने के बाद उन्होंने पीजी किया, संघर्ष सारा किया, उससे लेकर के कॉलेज में प्रोफेसर के पद से रिटायर हो गया। उसके बीच में एक पूरे पेजेस जो राजा चाचा उनके साथ उनके थे वो भी उनके, उसमें भी उनकी सारी लगभग 300 कविताएं उन्होंने लिखी हैं, जिसमें 18 हिंदी कविताएं हैं। पापा का बीमारी का भी एक लंबा 1961 में उनको पहली बार स्टोन निकला था। मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि हम जो अपने सामने देखते हैं वो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, इसके पीछे बहुत लंबे लंबे संघर्ष होते हैं। उनको पहली बार स्टोन निकला और वो कैल्शियम ऑक्सीडेट होता था। 1979 तक आते आते उन्होंने उनके बड़े जो ऑपरेशन थे बॉम्बे में जाना पड़ा उनको। बहुत ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन मुंबई हॉस्पिटल में हुआ, जहाँ लगभग एक बेहोशी की हालत में उनके लिए जाया गया था। और ये बहुत पुरानी बात है, तब मैं BA फर्स्ट ईयर में आई थी, शायद हायर सेकेंडरी में किया था, BA फर्स्ट ईयर में आई थी। तो उस समय की बात है, उस जमाने में ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा बड़े होते थे क्योंकि हमारे आसपास ऐसी इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। एक ऑपरेशन भोपाल में हुआ, एक मुंबई में हुआ। तो भोपाल में जब उनका ऑपरेशन हो रहा था, जब उनको अंदर ले जाया जा रहा था तो उन्होंने बहुत हंसते हुए कहा था, उन्होंने देखा सब बेचारे मायूस हैं तो बहुत हंसने लगे, सुनो ऐसा करना आप मेरे, मैं जब अंदर जाऊँ और अगर मैं बेहोश नहीं हूँ तो मुझे कुमार गंधर्व का कैसे करना, क्योंकि हम सब जानते पापा को म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक था। झांसी में रहते हुए उन्होंने तबला बजाना अपने आप सीखा, कहीं से विधिवत कोई शिक्षा नहीं ली थी उन्होंने, वो अपने आप इतना शौक था कि वो बजाते थे। और यहाँ भोपाल में आते आते तक अच्छे अच्छे संगीतज्ञों के साथ उन्होंने तबला बजाने की कोशिश की। और जब वो भोपाल आए, जो संघर्ष का जो समय था उनका, और उस समय वो मंच पर कविताएं पढ़ करते थे। और जब भोपाल आते थे यहाँ इकबाल मैदान में एक टांगे पर बाकायदा भोंपू बजा करके अनाउंस किया जाता था कि झांसी वाले भगत रावत का आज करता था। वो जो कविताएं उस वहां सुनाते थे, मुझे लगता है कि वहां से उनका एक प्रेम था जो कि रीजनल कॉलेज तक आते आते मैंने और भाई ने देखा था, वो अद्भुत था, क्योंकि वो अद्भुत कविता का पाठ करते थे। उनकी जो ये कविता थी उनको भूल जबान याद हो गई, उन्होंने कविता गीत था एक तरह से, क्योंकि उस वक्त तक उनका एक सीरियस पोइट्री की तरफ का एक रुझान का समय था उनका। वो मैं ये कविता के लिए पढ़ती हूँ। उस दिन पेड़ पर बैठी हुई सूरज की चिड़िया, उस दिन
पेड़ पर बैठी हुई थी सोचती चिड़िया, मैं उस डाल पर घोंसला अपना बनाऊंगी कि मेरा घोंसला सबसे पुरानी सी जगह होगा, कि जिसको सूर्य भी अपनी जगह से झांकता होगा, जिसे वह घास के सूखे तृणों से खूब छाएगी कि अपनी जिंदगी में पहला घर बनाएगी। उसी घर में कहीं पर एक छोटी सी जगह होगी जहाँ पर वह गगन के चहचहाते लाल पालेगी, जहाँ निस्वार्थ सेवा साधना के दीप वालेगी। यही सब सोचती बैठी हुई थी डाल पर चिड़िया, हृदय की मुक्त साधों को सपन में बांधती चिड़िया, बड़ी अनजान सी चिड़िया, सच ईमान सी चिड़िया, कपट छल राग देश से रहित भगवान सी चिड़िया। ये उस वक्त जब वो मुझे लगता 17 साल की रही होगी, उस वक्त उन्होंने ये कविता लिखी थी और उसको दोस्त सुनाते थे। तो इस कविता की बार बार डिमांड होती थी कि आप कैसे सुनाएं, लोग उनको स्टेज से उतारने नहीं देते थे। इस तरह की पॉपुलैरिटी थी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आजकल शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के आसपास हम जो पॉपुलैरिटी देखते हैं, हम अपने पिता के आसपास रीजनल कॉलेज में और इकबाल मैदान में आसपास है ना, तो पिता के आसपास इसी तरह की प्रसिद्धि देखी, इसी तरह लोग उनको इसी तरह का सुनना चाहते थे। मैं पूरा से बात नहीं करना चाहती उनके बीच में, मेरे लंबा होता जाएगा, और क्योंकि मैं तो लगातार बोल सकती हूँ। इस बीच जब रीजनल कॉलेज में आए, रीजनल स्कूल में सबसे पहले तो हमीदिया कॉलेज स्कूल के, जब वो रीजनल स्कूल में पढ़ा रहे थे, बीच में रीजनल कॉलेज में एडॉक लेक्चर की तरह अपॉइंट होते थे, जाते आते रहते थे, बीच में स्कूल में कभी कॉलेज में, इसलिए उनका बीच में चलता था। फाइनली जब मैसूर गए और मैसूर में जाकर लौटे, तब फाइनली कॉलेज के प्रोफेसर हुए। तो वहाँ जब कॉलेज मैसूर से जब वो लौटे थे 1972 से 1975 में मैसूर में, जब हम लौटे रीजनल कॉलेज, तो यहाँ पर कॉलेज में एक समूह था जिसको लेकर प्रिंसिपल बड़े परेशान थे, उसे कोई पढ़ाना नहीं चाहता था। आलू भैया बैठे हैं वो भी हंस रहे मेरी तरह, क्योंकि हम लोग बहुत उसमें शरद बिलोरे और ये सब समूह में थे। और कॉलेज में ये अनाउंस हो गया था कि ये इस कॉलेज इस समूह को कोई भी नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा शैतान है कि कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। पापा को चैलेंज दिया गया एक तरह से उनको ठीक करने का, और वो ठीक ऐसे हुए कि शरद बिलोरे एक कवि बात में बना, वो हमारे घर ही था आकर के। मुझे याद है हम लोग बहुत छोटे से घर में रहते थे, लेकिन रोज हमारे घर सब आकर के पढ़ते थे। उसका एक बड़ा ग्रुप था, उसमें से बहुत से लोग नहीं रहे शरद, तो पिता सामयिक हुई सब बिलोरे हमारे समय के विशिष्ट कवि थे। और वो पापा के पास ही आसपास सटे के एक लंबे समय रहे, उन्होंने अपना एक प्रारंभिक समय पाया। सबसे बड़ी बात जो मुझे पापा की लगती है अब, क्योंकि उनकी जिंदगी को लेकर तो मैं कितनी सारी बातें कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पिता को मैं हमेशा इसलिए याद करती हूँ कि कोई बेहद ही सीरियस किस्म के, जब मैंने लिखना शुरू किया 40 वर्ष की उम्र में, तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लिखा। उन्होंने 10 साल तक मेरी तरफ देखा भी नहीं कि मैं क्या लिख रही हूँ क्या नहीं लिख रही हूँ। प्रेम अपनी जगह काम था, लेकिन लिखने पढ़ने के मामले में वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। हमको बिल्कुल भी नहीं लिखते। जब उन्होंने देखा कि मैं लिख रही हूँ, और जब 10 साल मुझे ये लिखते रहे कि मैंने लिख लिया है, तब 10वें साल शायद अक्टूबर में पापा होटल में नहीं रहे, उसके 2-3 महीने पहले उन्होंने धीरे से बोला कि तुम्हारी क्या है, तुम्हारी क्या लिख रही हो क्या नहीं है। मैंने भी बोला पता नहीं पापा, आप देख लीजिए। धीरे से उन्होंने की तरफ देखा, ठीक है, और इस किससे क्या बात है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किया था, मेरी तरफ देखते ही नहीं थे। हम आजकल देखते हैं कि बच्चे लोग लिखते हैं बहुत जल्दी से मन पर आकर के अपनी जगह बनाना चाहते हैं, जल्दबाजी जो इनमें हो गई है, उसे देख के बहुत दुख होता है।
पापा होते तो अभी तक हम लोगों को पता नहीं कितनी बार इस बात में बहुत ज्यादा डांट पड़ गई होती कि तुमने ये क्यों गलत किया है, ये क्यों नहीं किया है। तो ये जल्दबाजी जो है पापा ने नहीं की, उसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा, मुझे मेरे जैसे देखो जो आपके पापा के राजेश शर्मा के खड़े के देवताले के या इन सबके आसपास हम लोग सब रहे, तो हमने इन लोगों से इतना ज्यादा सीखा, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम एक शब्द बहुत ज्यादा अलहदा बात कर लें। साहित्य बात तो बात कर सकते हैं, दूसरी ज्यादा हम इस तरह की एक अनुशासन में बड़े बड़े, और पापा हमारे आसपास इस तरह से भी रहते थे। इन दिनों मैंने जो सेशन अटेंड किए, बातचीत तो चल रही थी, तो आजकल के जो लोग लिख रहे हैं उनके अंदर एक बहुत नायक बनने की छवि बनना चाह रहे हैं, तो बहुत गलत है। मुझे लगता है साहित्य नायक बनने की जगह, साहित्य में सेलिब्रिटी जैसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए। हम सब आंदोलन करते हैं, मैंने भी बात की, मुझे लगता है कि मैं एक राइटर हूँ, एक्टिविस्ट हूँ, सब कुछ हूँ। जब मैं लिख नहीं रही होती हूँ तो अपने आसपास को ठीक कर रही होती हूँ, मैं अपने बच्चों को ठीक कर रही होती हूँ, लेकिन मैं नायक की अवधारणा नहीं करती। हमारे पिता इस बात का बहुत ज्यादा साहित्यकार नायक नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने हजारों सालों से हमारी सामाजिक व्यवस्था में किसी के अगेंस्ट में बहुत लड़ाई है। भाई हमारी इतनी लड़ाई क्या है इस सामाजिक व्यवस्था के विरोध में, तो है जहाँ हम किसी को नायक बनाना चाहते हैं, जहाँ किसी को हीरो बनाना चाहते हैं, इस हीरो वर्शिप के अगेंस्ट में ही तो सारा कुछ हमारा काम धाम है ना। तो फिर हम क्यों उस नायक की अवधारणा को या उस नायक के होने को या उस नायक को कहीं ना कहीं बनाना चाह रहे हैं। बहुत सीरियस कंसर्न है। इसलिए सीरियस है कि सारे लोग जो नए लिख रहे हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक छोटा मोटा लेखक होने के नाते मुझे लगता है मेरी भी लेखक की एक नागरिक जिम्मेदारी है कि मैं बच्चों को सबको ये बातें समझाऊं कि जल्दबाजी में कुछ नहीं होता। अब मैं जब कहीं मुझे लिखना पढ़ना होता है, मुझे असाइनमेंट मिलता है या किसी को बात करने वाली होती हूँ, मैं उसके अंतिम तह तक जाती हूँ, तब मैं जाकर के यहाँ दो शब्द बोलने के लिए हिम्मत ही नहीं होता। तो वो ऐसा ही होना चाहिए। पुराने समय से अब तक लॉन्ग एमएस में सबने क्या कहा है, लिटरेचर इज द क्राउनिंग अचीवमेंट ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस और मिनिमम 25 years। इट इज नॉट ट्रू। ये नहीं है कि 4 हमने कविताएं की और हमको लगता है कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। भाई उसका रस तो निकलने दो। हम एरिस्टोटल, ग्रीक सबको पढ़ते हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि एक लंबे समय में हम लोगों ने किस तरह से यहाँ तक आए हैं। सारे लिटरेचर में कौन से रिएक्ट ने भी जिन चीजों की बातें की है, एक लंबा समय का अध्ययन होता है, तब हम जाकर के अपने बारे में बात करें। इसलिए हीरोवर्शिप, हीरोइज्म और किसी नायक बनने की प्रक्रिया के खिलाफ खड़े होना, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ, क्योंकि साहित्य हमारी जनता जनार्दन की समस्याओं और हम सिंपलेस्ट भाषा में बोले, क्योंकि आजकल सब लोग बहुत ज्यादा सिंपल भाषा में बात करते हैं, और मगर एक डिफिकल्ट शब्द को बोलते तो समझ में नहीं आता। साहित्य यही क्या है कि इट इज लॉन्ग लंबा अध्ययन का, और सोचो उसके बारे में, समझो, तब जाकर के कविता बनेगी, तब जाकर के आप कुछ लिख पाएंगे, कर पाएंगे। जल्दबाजी नहीं करना है। मुझे ये लगा कि पापा से मैंने सीखा, मैंने अपने पिता से, चाचा से, सब लोगों से, मैं तो सबसे बात कर सकी। सूखा बरगद की पूरी रीडिंग्स में मैं रही हूँ। लगभग सूखा बरगद जब लिखा गया और वो चाचा सुनाते थे, तो मैं पापा जाकर के बैठे हैं संवेदना में पापा को बैठते थे। तो सूखा बरगद जब उन्होंने लिखा तो 20, 25, 30 ड्राफ्ट से ज्यादा उन्होंने किए होंगे। रविंद्र चाचा की जो कविता लिखते थे या जो लोग यहाँ बैठे लिखते थे, तो एक दूसरे से हम डिस्कस करते थे। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ ये साबित कर दिया कि हम चलो ठीक है, मैं तो लंबा बोल नहीं सकती। तो मुझे ये लगता है कि
इंद्र में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई मुझे लगा कि कृष्ण कृपा से मैं जब बच्चों से मिलती हूँ तो लगता है वो तो पीस मारता, पता नहीं उसने क्या कर दिया है, बहुत ही बड़ा कवि होता है, जाने क्या क्या चीजें कर दिया इससे बाहर निकलो है, बहुत जरूरी है। बिकॉज यू आर डूइंग अगेंस्ट योरसेल्फ, या आपको ही नष्ट करेगा, किसी और को नष्ट नहीं करेगा। आज अगर मैं जहाँ खड़ी हूँ, मुझे बनाने में मेरे पिता का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल लिफ्ट नहीं इतना स्ट्रिक्ट किया था, तो शायद मैं उसको रेट्रोस्पेक्ट करती हूँ, जब मैं पुराने समय में जाती हूँ, पुराना सोचती हूँ, मुझे लगता है ये जरूरी था, इतना स्ट्रिक्टनेस जरूरी है। ये मुझे कविता पढ़ देती हूँ, ऐसी कैसी नहीं, एक एक पल घटते जाना जैसे पट घटता हो, एक एक पल घटते जाना जैसे कद घटता हो, एक एक कर सबसे कटते जाना जैसे घर आंगन का कोई छाया रहा करता हो। यह अनुभव भी कैसा उनके लिए जिन्होंने दुनिया भर को सचमुच अपना घर माना, बचपन से ही कितना कितना प्यार किया था, वह तो शायद अभी वैसा था वैसा हो, लेकिन सब कुछ इतना बदला, इतना जैसे कुछ भी अपना नहीं, जिसे खूब जाना पहचाना जीवन भर तक, किसी एक दिन पता चले कि वह भी कितना अनजाना। बाकी उम्र तक आते आते इस जीवन का मर्म जानकर रिश्तों को तो पहले से और भी ज्यादा घना घना होना था। इतना घोर अकेलापन क्या बात हो गई, कुछ तो था जो बहुत जरूरी कहीं हो गया, वरना आशा इतनी अवश्य तो न थी कि किसी तक एक दूसरे के खामोशी से होने की आवाज तक नहीं पहुंचा पाएगी। कविता का ये बहुत पुराना रूपक है, कविता का यह बहुत पुराना रूपक है कि प्यार कुछ नहीं सिवाय इसके कि आग के गोले जैसा जलती जलती से पके चलते जाना और किसी दिन थक चूर हो जाना, निराकार आकाश शेष नहीं मिल जाता, किंतु मृत्यु का भय मेरा है नहीं, क्योंकि वह परम सत्य है। मैं तो इज्जत के विराट में अपनी दुनिया खोल रहा हूँ, जिसे रचा था मैंने अपने हाथों से, कौन चुरा कर दे गया उसे, ऐसी ऐसी बात करना चाहती हूँ कि ये एक वैश्विक सदन जो बदलाव हुआ उसको कैसे चिताती है, और इस ऐसी कैसे नहीं जो संग्रह था इस वक्त आया तो उस पर उस तरह से बात नहीं हुई। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी नींद पकड़ता है, लेकिन वो नींद नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रूपक है। जिस तरह से आगे कुमार बता उन्होंने एक नया रूपक बचा था, इस तरह ये एक बहुत बड़ा रूपक है कि हम लोग एक वैश्विक समय में एक बहुत बड़ा बदलाव 2000 से जो हुआ उदारीकरण के बाद, उस वक्त हम लोग कितने केयरलेस हो गए, हम लोगों ने अपने समय को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं किया। ये एक बड़े मुझे लगता है उसको शायद इस तरह से पता नहीं है। अभी के लिए शुक्रिया, तो कभी आप बात करें। राष्ट्रपति का भी शुक्रिया, अशोक जी का शुक्रिया, आपने इतना सुंदर आयोजन किया। रोज हम लोग बहुत एंटरटेन हो रहे हैं, मैं तो इसे हमेशा ही बोल रही हूँ, मैंने कहा एक तरह का हमेशा ऑफ लर्निंग है जो हम लोग लॉकडाउन के समय में हम लोग बाहर गए थे घरों में, तो ये एक खुलने का समय। मैं भी आज खुली हूँ, बहुत दिनों बाद फिर से मैंने आज बोला। धन्यवाद प्रज्ञा जी। एज फादर एज डॉटर इसको चरितार्थ किया प्रज्ञा जी ने, वास्तव में अपने पिता की योग्य पुत्री हैं आप, और मुझे लगता है एक बार तालियां होनी चाहिए इस बात पर। लेखक की कृतियों से, कवि की कृतियों से, उसकी विचारधारा से, भाव पक्ष से, शिल्प पक्ष से परिचित होते हैं, परंतु फिर भी जीवन के कुछ अच्छे पक्ष रह जाते हैं जो केवल उनके परिवारी जन ही हमारे सामने ला पाते हैं। और इसी कड़ी में प्रज्ञा जी के बाद में आमंत्रित करूंगी राजेंद्र शर्मा जी को, जो भगत जी के भाई हैं, उनके साथ लंबे समय तक रहे, प्रगतिशील लेखक संघ में भी उनके साथ कार्य किया है, स्वयं भी कवि हैं। राजेंद्र जी।
पता नहीं कि कितना समय है। सच में बहुत ज्यादा। तो भगवत राम जी के बारे में भोपाल में या हिंदी के साहित्य समाज में कुछ भी कहना बहुत कम कहना होगा, क्योंकि हर बार यह होगा कि जो बोलने वाला सोच रहा है कि मैं रावत जी के बारे में यह बात आपको बता रहा हूँ, सुनने वाला सोचता होगा कि अच्छा बताओ, ये तो हमें पता था लेकिन देखो तुम्हें वो नहीं पता। इतनी कम से कम भोपाल में तो ये बात पूरी तरह से सच है। इसलिए यहाँ भगवत रावत के बारे में बोलने के लिए जब मैं खड़ा हूँ तो मेरे सामने एक दुविधा है। दुविधा ये है कि मैं अपने संस्मरण और स्वधर्मों को याद करता हुआ आपके साथ शेयर करता करूं तो मुझे लगता है कि उसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं होगा। जो मेरे साथ घटा हुआ आपके साथ न घटा हो, भगवत रावत और आपके तो भी ये उनकी पर्सनैलिटी है। कविताओं के बारे में अगर हम बात करें तो एक बात बहुत साफ है कि वो एक ठेठ बुंदेली आदमी की कविता, बुंदेलखंडी आदमी की कविता। वो बुंदेलखंडी स्वभाव भगवत रावत से अंत तक नहीं छूटा। उनकी दोस्तियों में नहीं छूटा, उनकी दुश्मनियों में नहीं छूटा। कहना ऐसा बिल्कुल है, लेकिन वो बिल्कुल ठेठ बुंदेलखंडी है। जिन्हें बुंदेलखंड के गांव में अगर आप जाएं और वहां आपस में गाँव वाले ही एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे काय भैया बैठे हो तो कहते काय दिखात नहीं है का काम ताकि नहीं, ऐसे ही पूछ रहे थे। आओ तो कहो तो खड़े हो जाए। ये स्वभाव जब भगवत रावत अपनी कविता में कहते हैं भैया आपसे नहीं, जरा इन भाई साहब से बात कर रहा, तो वो बहुत साफ बता देते हैं भैया और भाई दो कैटेगरी पहचानते हैं, कौन भैया है और कौन भाई साहब। और भाई साहब भैया के लिए तो उनके कविताएं पंक्तियां दर पंक्तियां, संस्मरण दर संस्मरण बहुत है। लेकिन जब वो भाई साहब से बात करते हैं तो फिर बहुत साफ, तो फिर भाई साहब आप हमारे भाई नहीं सिर्फ साहब हो सकते हैं। भाई साहब आप हमारे भाई नहीं सिर्फ साहब हो सकते हैं, सरदार हो सकते हैं। होने को तो आप हमारे हफ्ते के सारे दिन हो सकते हैं, हमारा इतवार। ये अपनी जो वर्ग पहचान है, जो वर्ग विभाजित समाज में बहुत साफ हो चीजों को पहचानते हैं और कहते हैं कि भाई ये इस पहचान को मत भूलना, हम लोगों को एक जो फर्क है उसको मत भूलना होने दीजिए, वरना आप मित्र और शत्रु में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। अपने दोस्तों को पहचानिए, अपने शत्रुओं को भी पहचानिए, और ये पहचानना और ये जानना बहुत जरूरी है। ये सारा कविता भगवत रावत इसी एक पर्पस के लिए लगाते हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, थोड़ा सा कभी उन पर लिखा था तो वो लिखा हुआ है 1.5 पेज का है, मैं वो पढ़ लेता हूँ। मेरे ख्याल 10 मिनट उसमें हो जाएंगे और तो फॉर्मेलिटी भी वो पूरी हो जाएगी।
उन्हीं की एक कविता है कि सब कुछ भला भला सब तरफ उजियाला, कहीं न कोई कोर कसर, सब कुछ आला आला, सब कुछ सुथरा साफ, सभी कुछ सजा धजा, बोली बानी मोहक, अक्षर अक्षर सदा सदा, सब कुछ सोचा समझा, सब पहले से तय, ऐसे घर में जाने क्यों लगता है भाई। ऐसे घर में समझ रहा हो तो है क्यों? इस पर विचार करें तो हमें उनकी कविताओं से गुजरना पड़ेगा। पहले से तय कोई सोचा समझा रास्ता उनकी कविताओं में नहीं होता। अक्षर अक्षर सभी कविता ही उनके पास है। एक संकोच विहीन खुली और आत्मीय बातचीत जो संबंधों और स्मृतियों के अछोर और उलझी हुई गलियों में एक आपको अंतहीन यात्रा पर ले। ये जैसे मैंने अभी कहा था, बहुत कम कवि ऐसे हैं जिनकी कविताओं से अगर आप उनकी आवाज गायब करें, यानी वो मुद्रित रूप में आपके सामने है, उन कवियों को गुजरे हुए भी वर्षों पर बरस हो जाते हैं। जैसे निराला की समूह स्मृति की अगर हम याद करें और उसमें हम निराला के चीत्कार को महसूस करें, शब्द कविता के शब्द हैं, कविता में शिल्प है, धुन है, सब कुछ, लेकिन उसमें अगर हमको निराला न दिखाई दे, निराला की आवाज न सुनाई दे करने, तो फिर तो कोई दूसरा भवानी नहीं सतपुड़ा के किले के अंदर अगर आप यूं भी पढ़ें और आपको भवानी भाई की आवाज की स्मृति ना आए और भवानी भाई बोलते हुए नजर ना आए तो कैसे कैसे चलेगा। इसी तरह से भगवत रावत की जब कविता है और अगर आप उनको डूब कर पढ़ते हैं तो आपको पीछे से वो भगवत रावत की आवाज भी सुनाई देगी। उसके शब्द कोई कवि हमारी स्मृतियों में जीवित कैसे रहता है, उसके शब्द और उसकी आवाज, यही तो है ना वो एग्जैक्ट। मतलब जब ये आवाज टेप पर उपलब्ध नहीं थी, आवाज भी टेपांकित नहीं होती थी, मुद्रित नहीं होती थी, क्या कहें उसको, लेकिन अभी भी आप जैसे 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 तुलसी की आवाज आपको याद आती है, आपको कबीर की आवाज, यानी वो पूरे संघर्ष के साथ, पूरे जीवन के साथ आपको वो सुनाई पड़ता है। वो कविता हमारे साथ बहुत दूर तक चलती है। और क्या कहूं, मैं थोड़ा सा पर्सनल भगवत रावत को मैं दादा कहता हूं, वो अपने पिता को दादा कहते, तो पितृवत नहीं लेकिन बड़े भाई जैसा उसने उनसे मिला और उनसे जब लड़ाइयां भी हुई तो दो भाइयों की लड़ाई की तरह, मतलब एक घरेलू लड़ाई की तरह की लड़ाई हमारी, हमने साथ साथ काम किया प्रगतिशील लेखन में लंबे अरसे तक। बल्कि जब से वो आए 72 में मैं आ गया था यहाँ, तब वो मैसूर जा चुके थे और फिर 77 में जब वो मैसूर से लौट कर आए तो उनसे व्यक्तिगत संपर्क और फिर घरेलू संपर्क और साहित्यिक संपर्क सारे शुरू हुए। प्रगतिशील लेखन में काम करना तभी शुरू हुआ। एक लंबी यात्रा जो मेरी अपनी जो थोड़ी बहुत कविताएं हैं उनको लेकर, भगवत रावत की अपनी कविताओं को लेकर और साहित्य की समझ बनने में भगवत रावत ने मेरा बहुत मार्गदर्शन किया। रिश्ते हमारे धीरे धीरे घरेलू होते गए और ये मैं जब कहता हूँ तो ऐसा कहकर मैं कोई अपने आप को एक्सक्लूसिव नहीं कहता, उनके साथ भी रिश्ते बनते थे। उनकी कोशिश होती थी कि वो बिल्कुल आत्मीय और घरेलू रिश्ते बने। एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रज्ञा का पता नहीं, थोड़ा मैं भावुक अचानक
उनकी याद से हो रहा हूँ। मैं आगे साइड में बोलूँ तो फिलहाल इतना ही। हाँ, अशोक माहेश्वरी जी को, राजकीय प्रशासन को एक नवाचार से भरे इन कार्यक्रमों की परिकल्पना के लिए इनको जो उन्होंने भोपाल में एक बार फिर सब लोगों को इकट्ठा किया, सारे लोग यहाँ हैं, साहित्य में, संस्कृति में जितने लोग सक्रिय हैं और जितनी धाराएं सक्रिय हैं उन सबको एकजुट करना, इकट्ठा करना, सबको एक दूसरे से परस्पर संवाद। बहुत दिन हो गए थे हम लोगों के बीच में संवाद नहीं होता था। संवाद उपलब्ध कराने के लिए राजकमल प्रकाशन और अशोक जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। वो अपने कार्यक्रमों के बाद में तो वो आभार अपना व्यक्त करते ही हैं नियमित आज तक कर्तव्यवश, लेकिन ये हम लोगों का भी कर्तव्य है कि उनका आभार व्यक्त करें कि उन्होंने संवाद विहीन होते जा रहे शहर में, बल्कि दुनिया में, एक बार हम लोगों को संवाद करने का, आपस में संवाद करने का, एक अजनबियत में हम लोग जो फिरते जा रहे थे, तो फिर हम सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए अशोक जी का और राजकमल प्रकाशन का इतने खूबसूरत आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आज हमने एकत्रित स्मरण में याद किया श्री भगवत रावत जी को। कहते हैं सत्र लंबा हो जाता है तो अपना प्रभाव खो देता है, परंतु आप सबने सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये समृद्ध कवि चरित्र है और सरस वक्ता है जिन्होंने इसे बांधे रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।